हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए, आज से ईवीएस की पेडागोजी की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास शुरू हो रही है। तो इसमें मैंने ईवीएस के पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं और इसके पहले मैं ईवीएस के प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन करवा चुकी हूँ 2011 से लेकर जनवरी 2024 वाले पेपर तक। मैंने ईवीएस के एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चन है मैंने सभी सॉल्व करा दिए हैं और ईवीएस की हैंड रिटन नोट्स की भी क्लास आ रही है। कुल 20 क्लास आ चुकी हैं, आप लोग देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है और हैंड रिटन नोट्स के वीडियो की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो वहाँ पर आपको सभी वीडियो एक साथ मिल जाएंगी। तो आप लोग वो वीडियो अवश्य देखिए, क्योंकि मैंने जो नोट्स बनाए हैं वो एनसीईआरटी से बनाए हैं, शॉर्ट नोट्स हैं और उनसे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आप लोग वो वीडियो भी अवश्य देखिएगा। तो चलिए, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो चलिए, पहला प्रश्न देखते हैं। एक शिक्षिका ईवीएस शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ तुल्यकालिक संप्रेषण का चयन करना चाहती है, वह निम्नलिखित में से किसे चुनेगी? पहला विकल्प है फोन कॉल, प्री रिकॉर्डेड वीडियो, टेली कॉन्फ्रेंसिंग। दूसरा है ईमेल, सोशल मीडिया पोस्ट, फोन कॉल। तीसरा विकल्प है त्वरित संदेश, ब्लॉग, टेली कॉन्फ्रेंसिंग। और चौथा विकल्प है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट सत्र और फोन कॉल। तो प्रश्न में कहा गया है कि तुल्यकालिक संप्रेषण, अब ये क्या होता है? तो तुल्यकालिक संप्रेषण वास्तविक समय की अंतःक्रिया को संदर्भित करता है, जहां प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों सक्रिय रूप से संलग्न होते हैं। तो इसमें जो सबसे अच्छा रहेगा वह चौथा विकल्प है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट सत्र और फोन कॉल। चौथा विकल्प इसमें सही है, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आमने सामने अंतःक्रिया करने की अनुमति देती है, ऑनलाइन चैट सत्र त्वरित संदेश भेजने में सक्षम बनाता है और फोन कॉल प्रत्यक्ष अंतःक्रिया प्रदान करती है। इसलिए चौथा विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, यदि थीम यात्रा रेलवे स्टेशन ईवीएस में एक सामुदायिक संसाधन के उपयोग को दर्शाता है तो निम्नलिखित में से कौन पूरा करेगा? थीम भोजन। तो इसमें बताना है कि जो थीम यात्रा है वह रेलवे स्टेशन ईवीएस में एक सामुदायिक संसाधन के उपयोग को दर्शाता है, तो थीम भोजन किसे दर्शाएगा, ये पूछा गया है। पहला विकल्प है कृषि फार्म, दूसरा है जंगल, तीसरा है दुकानदार और चौथा है किसान। अब थीम यात्रा है रेलवे स्टेशन को दर्शा रहा है, क्योंकि रेलवे जो है यात्रा के लिए उपयोग किया जाने वाला एक संसाधन है। इसी प्रकार से जो थीम भोजन है वह कृषि फार्म को दर्शाएगा। पहला विकल्प सही है, क्योंकि कृषि फार्म एक सामुदायिक संसाधन है और इसका उपयोग भोजन उत्पादन के लिए किया जाता है। इसीलिए पहला विकल्प इसमें सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ईवीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षक का प्रश्न जो विद्यार्थियों को स्वयं या अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। पहला विकल्प है खोजपूर्ण प्रश्न, दूसरा है कंडीशनिंग, तीसरा है चेनिंग और चौथा है परीक्षण और त्रुटि। तो प्रश्न में पूछा गया है कि ईवीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षक का प्रश्न जो विद्यार्थियों को स्वयं या अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो पहला विकल्प सही है, खोजपूर्ण प्रश्न, क्योंकि इसमें प्रश्न पूछना या कथन देना शामिल है जो छात्रों को संपूर्ण और विस्तृत प्रतिक्रिया देने के लिए प्रोत्साहित करता है। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, अनीता परिवार थीम को पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार करती है। निम्नलिखित में से कौन सा उसकी इकाई योजना का शीर्षक होगा?
पहला विकल्प है परिवार घुमंतु परिवार, दूसरा है परिवार के प्रकार एकल और संयुक्त, तीसरा है परिवार एक परिवार के भीतर संबंध और चौथा है परिवार संबंध लिंग भूमिकाएं व्यवसाय बदलते समय में सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में। पहला विकल्प है परिवार घुमंतु परिवार, दूसरा है परिवार के प्रकार एकल और संयुक्त, तीसरा है परिवार एक परिवार के भीतर संबंध और चौथा है परिवार संबंध लिंग भूमिकाएं व्यवसाय बदलते समय में सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में। तो अनीता जो है परिवार थीम को पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार करती है, तो उसकी इकाई योजना का शीर्षक होगा परिवार संबंध लिंग भूमिकाएं व्यवसाय बदलते समय में सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में। चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा 1 से 5 तक ईवीएस पढ़ाने का एक मुख्य उद्देश्य है। पहला विकल्प है स्वतंत्र रूप से व्यवहारिक क्रियाकलापों को करने के लिए कौशल प्राप्त करना, दूसरा है विद्यार्थियों को मिडिल स्तर पर विज्ञान पढ़ाने के लिए तैयार करना, तीसरा है विषय की मूल अवधारणाओं की गहन समझ विकसित करना और चौथा है शिक्षार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना। तो कक्षा 1 से 5 तक ईवीएस पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना। चौथा विकल्प इसमें सही है, यानी कि कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। चौथा विकल्प सही होगा, क्योंकि इससे क्या होता है, कक्षा की शिक्षा को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने से छात्रों को अपने परिवेश से संबंधित अवधारणाओं मुद्दों और अंतःक्रिया की बेहतर समझ प्राप्त होती है, इसीलिए चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है एक ईवीएस शिक्षक कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शित करता है जिसमें एक अंडा पानी के गिलास में डूब जाता है लेकिन पानी में नमक मिलाने पर तैरता है। विद्यार्थियों की पूछताछ के लिए वह निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त व्याख्या दे सकती है। यहाँ शिक्षिका होगा, शिक्षिका। पहला विकल्प है प्रत्येक विद्यार्थियों को पानी में विभिन्न वस्तुएं डालकर स्वयं निष्कर्ष निकालने दें, दूसरा है पानी के घनत्व के कारण अंडा तैरता है, तीसरा है आप उच्च कक्षाओं में सही कारण सीखेंगे और चौथा है अलग अलग मात्रा में नमक के साथ प्रयोग करें और उसका अवलोकन करें। अब नमकीन पानी में अंडा तैरता है क्योंकि नमकीन पानी का घनत्व तो है वह ज़्यादा होता है, तो इसीलिए वह तैरता है। तो इसमें पहला तो विकल्प नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, आप उच्च कक्षाओं में सही कारण सीखेंगे, ये तो हो ही नहीं सकता। चौथा विकल्प इसमें सही होगा, अलग अलग मात्रा में नमक के साथ प्रयोग करें और उसका अवलोकन करेंगे, ये सबसे अच्छी व्याख्या देगा। चौथा विकल्प इसमें सही है, क्योंकि इससे क्या होगा कि छात्र जब अलग अलग मात्रा में नमक के साथ प्रयोग करेंगे और उसका अवलोकन करेंगे तो यह देखेंगे कि यह अंडे के तैरने वाले व्यवहार को कैसे प्रभावित करता है, तो उन्हें अच्छे से समझ में आएगा। चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक ईवीएस शिक्षक को योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र तैयार करते समय फिल करना है पर जोर देना चाहिए। पहला विकल्प है प्रश्न पत्र की लंबाई और उद्देश्य, दूसरा है प्रश्न पत्र की सामग्री कवरेज और उद्देश्य, तीसरा है प्रश्न पत्र के कुल अंक और सामग्री कवरेज और चौथा है प्रश्न पत्र की लंबाई और कुल अंक। अब इसमें कहा गया है कि योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र तैयार करते समय तो सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है। तो एक इकाई के अंत में किए गए मूल्यांकन की विधि होती है जो शिक्षक को एक छात्र की समझ को मापने की अनुमति देती है, तो ये योगात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। अब इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो इस प्रश्न में दूसरा विकल्प सही होगा, प्रश्न पत्र की सामग्री कवरेज और उद्देश्य।
तो योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र तैयार करते समय प्रश्न पत्र की सामग्री, कवरेज और उद्देश्य पर जोर देना चाहिए। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का परिणाम अधिगम प्रतिफल नहीं है। यानी सीखने का परिणाम, इसे ही अधिगम प्रतिफल कहते हैं, नहीं है पूछा गया है। पहला विकल्प है अच्छे और बुरे स्पर्श पर अपनी राय व्यक्त करना। दूसरा है देखे गए अनुभव, किए गए मुद्दों पर आवाज़ उठाना और समाज की प्रथाओं से संबंधित करना, जैसे संसाधनों के स्वामित्व में भेदभाव। तीसरा है कुछ स्थानीय इंडोर आउटडोर खेलों में नियमों का अवलोकन करना। और चौथा है कक्षा की दिशाओं की पहचान करना। अब इसमें कहा गया है कि सीखने का परिणाम नहीं है। कौन सा सीखने का परिणाम नहीं है? तो चौथा विकल्प इसमें सही होगा, कक्षा की दिशाओं की पहचान करना। ये अधिगम प्रतिफल नहीं है। चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न से पहले ये जो 3 विकल्प लिखे हुए हैं, ये कैसे अधिगम का प्रतिफल देते हैं, इनके बारे में समझ लेते हैं। पहले में लिखा है अच्छे और बुरे स्पर्श पर अपनी राय व्यक्त करना। तो यह अधिगम का परिणाम व्यक्तिगत सुरक्षा और जागरूकता से संबंधित है, जो बच्चे के विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। दूसरे में लिखा है देखे गए और अनुभव किए गए मुद्दों पर आवाज़ उठाना और समाज की प्रथाओं से संबंधित करना, जैसे संसाधनों के स्वामित्व में भेदभाव। तो यह अधिगम का परिणाम छात्रों को वास्तविक दुनिया के मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त करने और सामाजिक गतिशीलता को समझने के लिए प्रोत्साहित करता है। और तीसरे में लिखा है कुछ स्थानीय इंडोर आउटडोर खेलों में नियमों का अवलोकन करना। तो यह अधिगम का परिणाम विभिन्न खेल संदर्भों में नियमों का अवलोकन करने और समझने पर ध्यान केंद्रित करता है। तो इसीलिए ये तीनों तो अधिगम का प्रतिफल देते हैं, लेकिन चौथा इस नहीं देता है। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है आपको कक्षा 3 से 5 तक के अपने विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्य पुस्तकों का चयन करना है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड सबसे उपयुक्त है? पहला विकल्प है पुस्तक में चित्र बड़े और रंगीन होने चाहिए। दूसरा है भाषा सरल और विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुसार होनी चाहिए। तीसरा पाठ्य पुस्तक को सचित्र और विद्यार्थियों के लिए आकर्षक होना चाहिए। और चौथा है पाठ्य पुस्तक बाल उन्मुख होनी चाहिए तथा लिंग, जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़िवादिता या अपमानजनक व्यवहार से रहित होनी चाहिए। तो कक्षा 3 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्य पुस्तक का चयन करना है। तो सबसे अच्छा मानदंड जो है आप लोग समझ गए होंगे, चौथा विकल्प इसमें सही है। पाठ्य पुस्तक बाल उन्मुख होनी चाहिए, लिंग, जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर किसी रूढ़िवादिता या अपमानजनक व्यवहार से रहित होनी चाहिए। चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन दिया गया है और कारण दिया गया है। अभिकथन है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में विषयों के बजाय थीम है। कारण है विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना शिक्षकों और शिक्षार्थियों के लिए आसान है। तो प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में विषयों के बजाय थीम है, सही है। और कारण भी इसमें सही लिखा है, विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आसान है। ए और आर दोनों ही सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। दूसरा विकल्प इसमें सही है। क्योंकि ईवीएस में थीम आधारित शिक्षा शिक्षण और अधिगम की प्रक्रियाओं को सरल बनाती है, क्योंकि यह अवधारणाओं की अधिक एकीकृत और संलग्न बोध की अनुमति देती है। तो इसीलिए इसमें दूसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है आप ईवीएस के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे उपयुक्त है? पहला विकल्प है ग्लोब से नक्शा पढ़ना। दूसरा है विभिन्न देशों के सिक्के एकत्रित करना। तीसरा है उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना।
और चौथा है एक चार्ट पर विभिन्न पौधों के भागों का चित्र बनाना। तो व्यवहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना है। तो तीसरा विकल्प सही होगा, उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना, क्योंकि इसमें पर्यावरणीय अवधारणाओं से संबंधित प्रासंगिक वस्तुएं, प्रतिरूपण या संसाधन शामिल हो सकते हैं। और यह व्यवहारिक गतिविधि छात्रों को ईवीएस विषयों की गहन समझ को बढ़ावा देने, विषय वस्तु का पता लगाने, चयन करने और व्यवस्थित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो तीसरा विकल्प इसमें सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन है। सीखने के लिए आकलन, दूसरा है सीखने का आकलन, तीसरा है अधिगम के रूप में आकलन और चौथे में लिखा है सीखने के बारे में आकलन। अब सही विकल्प इसमें से बताना है कि ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन के लिए कौन कौन से सही है। अब इसमें सबसे पहले ये जानना आवश्यक है रचनात्मक आकलन क्या होता है। तो रचनात्मक आकलन एक पाठ या इकाई या पूरे पाठ्यक्रम के दौरान छात्रों की समझ, अधिगम की जरूरतों और शैक्षणिक प्रगति का आकलन करने के लिए शिक्षकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले दृष्टिकोणों की एक श्रृंखला को संदर्भित करता है। तो इसमें जो सही है वह बताना है आपको। तो इसमें पहला सही होगा सीखने के लिए आकलन और सी सही होगा अधिगम के रूप में आकलन। ए और सी यानी तीसरा विकल्प इसमें सही है। तो सीखने के लिए आकलन यह शिक्षार्थियों और शिक्षकों के लिए साक्ष्यों को खोजने और समझने की प्रक्रिया है, जिसका उपयोग यह निर्धारित करने में किया जाता है कि बच्चे अपनी अधिगम प्रक्रिया में कहाँ हैं और उन्हें कहाँ जाना है, वहाँ कैसे जाना है। इसे रचनात्मक आकलन के रूप में भी जाना जाता है। तो इसीलिए इसमें पहला सही है। और अधिगम के रूप में आकलन यह एक गतिविधि या कार्य का उपयोग है जो बच्चों को अपने स्वयं के अधिगम में सुधार के लिए आकलन का उपयोग करने में मदद करता है। तो इसीलिए ए और सी इसमें सही है। अब इसमें लिखा है सीखने का आकलन। तो यह तब होता है जब शिक्षक लक्ष्यों और मानकों के खिलाफ अपनी उपलब्धि पर निर्णय लेने के लिए छात्रों के अधिगम के साक्ष्य का उपयोग करता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन दिया गया है और कारण दिया गया है। अभिकथन है ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है। कारण है क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं, घटनाओं और स्थानों की याददाश्त को बढ़ावा देती है। तो इसमें जो अभिकथन लिखा हुआ है ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है, बिल्कुल है, ये सही है। लेकिन कारण में लिखा है क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं, घटनाओं और स्थानों की याददाश्त को बढ़ावा देती है, ये गलत है। क्योंकि जो क्षेत्र भ्रमण है वह वास्तविक दुनिया के अनुभव प्रदान करके सीखने को बढ़ावा देती है। उनका प्राथमिक लक्ष्य आमतौर से स्मरण नहीं है, इसीलिए ये गलत। तो केवल ए इसमें सही है, ए सही परंतु आर गलत। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। तो आज की वीडियो में कुल 13 ही प्रश्न लिए थे। धीरे धीरे करके मैं प्रश्नों की संख्या को बढ़ा दूंगी। तो आज ये पहली वीडियो है। तो वीडियो देखने के बाद आपको यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर आपको हैंड रिटन ईवीएस के नोट्स मिल जाएंगे। PDF मैंने उस पर अपलोड कर दी हैं, तो वहाँ से आप लोग उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप लोग वहाँ से सभी वीडियो एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। तो हैंड रिटन नोट्स की वीडियो अवश्य देखिएगा, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मैं सभी करवा चुकी हूँ। 2011 से जनवरी 2024 तक NCERT बेस्ड जो भी क्वेश्चन हैं तो उनको मैंने करवा दिया है। तो आप लोग वो भी वीडियो देख लीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। एक्सप्लेन करके मैंने उनको सॉल्व करवाया है। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।